हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको 12th क्लास के मैथमेटिक्स में चैप्टर 10 यानी कि वेक्टर का थ्योरी बता रहा हूँ। इसमें हम लोग वेक्टर और टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि आप एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन बना सकें। और साथ ही इसमें हम आपको इतना थ्योरी बताऊँगा कि जितना एक साथ किसी भी पब्लिकेशन के एक बुक में संग्रह करना दुर्लभ होगा, और इसे हम लोग पूरे डिटेल्स में समझेंगे। तो आइए हम लोग इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। हम लोग को समझना है वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन इस वेक्टर क्वांटिटी को समझने से पहले हम लोगों को पहले फिजिकल क्वांटिटी को समझना चाहिए। इसलिए हम लोग पहले फिजिकल क्वांटिटी को समझेंगे। फिजिकल क्वांटिटी, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं भौतिक राशि। हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिक राशि। इसको डिफाइन किया जाता है कि द ऑल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड और वेटेड डेट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। यानी कि वे सभी राशियाँ जिसे मापी या तौली जा सकती है, वे सभी राशियाँ जिसे मापी या तौली जा सकती है, उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, उसे भौतिक राशि कहते हैं। इसको हिंदी में भी नोट किए हैं हम कि वे सभी राशियाँ जिसे मापा या तौला जा सकता है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है। जैसे में आप ले लीजिए, इसमें मास यानी द्रव्यमान, चाहे वो किसी भी चीज़ का द्रव्यमान हो, उसको आप माप सकते हैं। टाइम 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा माप सकते हैं। लेंथ लंबाई, चाहे वो किसी भी चीज़ की लंबाई हो, है ना, लंबाई मापते हैं हम लोग। बल फोर्स, किसी चीज़ पर आप बल लगाते हैं तो आप मापते हैं, बोलते हैं कि 2 न्यूटन का बल है, 10 न्यूटन का बल है। वेलोसिटी वेग, है ना, बताते हैं कि वेग 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है ना, 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, जो भी है। मोमेंटम संवेग, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, टेम्परेचर यानी तापमान, जैसे बॉडी का टेम्परेचर मापते हैं, बोलते हैं कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 96 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना। एक्सीलरेशन या स्पीड, इस सब को हम लोग माप या तौल सकते हैं। मैग्नीट्यूड परिमाण, वॉल्यूम आयतन, एरिया यानी क्षेत्रफल, इस सब को हम लोग माप सकते हैं, है ना। इसलिए इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक राशि बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इसके बाद आपका आता है बाबू स्केलर क्वांटिटी। क्या आता है? स्केलर क्वांटिटी, जिसे हिंदी में अदिश राशि कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? अदिश राशि। देखिए इसको कैसे डिफाइन किया गया है। द ऑल फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड डेट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। यानी वे सभी भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिमाण निश्चित होता है, यानी केवल परिमाण होता है, उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, है ना। यानी इसको हिंदी में भी हम नोट करके रखे हैं आपके लिए कि वे सभी भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिमाण निश्चित होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। वे सभी भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिमाण निश्चित होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे मास द्रव्यमान, जैसे 2 किलो, 4 केजी, 5 केजी, 10 केजी, तो इसमें क्या है? केवल द्रव्यमान है, इसका कोई दिशा नहीं है कि 2 केजी तो किधर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, कोई इसका दिशा नहीं है। टाइम 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, 2 दिन, 1 वर्ष, 10 वर्ष नहीं, 1 सेंचुरी वर्ष। तो इसमें जो है आपका दिशा नहीं होता है। लेंथ हो गया, लंबाई 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, पता नहीं चल रहा है कि किस दिशा में है। टेम्परेचर, जैसे तापमान 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, कहते हैं कि आज दिन का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, किधर, किस दिशा में, कोई पता नहीं है। इसलिए इसमें केवल परिमाण पता है, मैग्नीट्यूड पता है, इसलिए इसको बोलेंगे यह क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और भी देखिए, मैग्नीट्यूड परिमाण, किसी भी चीज़ का परिमाण, वॉल्यूम आयतन, एरिया किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल, लेकिन दिशा इसका पता नहीं है। नंबर संख्या, कोई भी संख्या,
पूरा रियल नंबर में से कुछ भी ले लीजिए, 2, 4, 10, 20, 50, 25, है ना। इसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड पता चल रहा है, कोई इसका डायरेक्शन पता नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी। क्या देखेंगे? वेक्टर क्वांटिटी, है ना, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं सदिश राशि। इसको डिफाइन किया गया है कि द ऑल फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड, वे सभी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, एज वेल एज डिफिनिट डायरेक्शन, और साथ ही साथ उसमें डिफिनिट डायरेक्शन होता है, मतलब निश्चित दिशा होता है, एंड फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और वह ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन करता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एक रूल है, जो रूल हम आपको आगे बताएंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स में, है ना। दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे स्केलर नहीं होगा, यहाँ पे दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, है ना। यानी कि वे सभी भौतिक राशियाँ जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें डायरेक्शन होता है, डिफिनिट डायरेक्शन होता है ना, और वह जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन करता है, उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इसी को हिंदी में भी नोट किए हैं कि वे सभी भौतिक राशियाँ जिसमें दिशा और परिमाण दोनों निश्चित होता है तथा सदिश त्रिभुज योग नियम का पालन करता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। ठीक है। जैसे हो गया आपका फोर्स, जैसे आप कोई भी फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो उसका एक निश्चित डायरेक्शन होता है, निश्चित दिशा में एक बल लगाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक कलम रखे हैं, अब यहाँ से हम बल लगाना शुरू किए, फोर्स लगाना शुरू किए, आगे की तरफ लगा रहे हैं तो ये आगे बढ़ रहा है, हम इसको पीछे की तरफ ऐसे बल लगा के खींच रहे हैं तो ये पीछे आ रहा है ना। यानी कि इसमें हम लोग फोर्स है, तो फोर्स का मतलब हो गया कि उसमें डिफिनिट डायरेक्शन है। वेलोसिटी, है ना, जैसे 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसी चीज़ की वेलोसिटी बता रहा है, वेग बता रहा है, तो वेग हमेशा किसी निश्चित दिशा में होता है। इसी तरह मोमेंटम, संवेग भी एक निश्चित दिशा में होता है। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, किसी निश्चित समय में, है ना, किसी दो बिंदुओं के बीच निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं, यानी इसमें भी निश्चित दिशा आ जाता है। इसी तरह एक्सीलरेशन, इसमें भी निश्चित दिशा होता है, ETC एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि वे सभी भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिमाण होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसे स्केलर कहते हैं। अब ये सभी भौतिक राशियाँ, वे सभी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निश्चित होता है, उसे वेक्टर कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना, किसी सदिश राशि का निरूपण, किसी सदिश राशि का निरूपण, यानी कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसे हम लोग कैसे निरूपित करेंगे, इसको समझना है। तो देखिए, एनी वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है, यानी किसी भी सदिश राशि को एक दिशायुक्त रेखाखंड द्वारा निरूपित किया जाता है, एक दिशायुक्त रेखाखंड द्वारा निरूपित किया जाता है। इसका अर्थ क्या है, तो आइए अब इसका अर्थ हम लोग समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक फिगर बनाए, ठीक है, तो एक और जो है हम इसी के जैसा एक यहाँ पे सेम फिगर बनाते हैं, इसी के जैसा हम यहाँ पे एक और सेम फिगर बना देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे लाइन, यानी इसको हम लोग बोलेंगे रेखा। अब इसमें हम 2 पॉइंट से इसको क्या करते हैं, काट लेते हैं। A और B से इसको क्या किए, काट लिए, या P और Q इसका नाम दे दिए, जिससे काट दिए इसको। तो हम लोग P से Q तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको कहेंगे लाइन सेगमेंट, इसको हम लोग कहेंगे रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब इसके बाद यदि इसमें हम मान लीजिए कि A और B से यहाँ पे काट दिए हैं और इसमें एक निश्चित दिशा दे दें, A से B की तरफ या B से A की तरफ, तो इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, यानी इसको हम लोग कहते हैं दिशायुक्त रेखाखंड।
तो जो आपको हम यहाँ पे डिफिनेशन बताए कि एनी वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, यानी किसी भी सदिश राशि को एक दिशायुक्त रेखाखंड द्वारा निरूपित किया जाता है, तो इसका मतलब यही हुआ कि इसको हम लोग रेखाखंड, तो ये तो हो गया आपका रेखाखंड लाइन सेगमेंट, और इसमें एक डायरेक्शन भी दिया जाता है जिसके कारण इसका नाम हो गया डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। यह डायरेक्शन से पता चलता है कि कोई वस्तु जो है पॉइंट ए से चलना शुरू करता है और कुछ दूरी तय करके और पॉइंट बी पर पहुंच जाता है। तो जिस पॉइंट से कोई वस्तु चलना शुरू करता है उस पॉइंट को इनिशियल पॉइंट कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? इनिशियल पॉइंट, या इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु। और जिस पॉइंट पर जाकर के वो अंत करता है, स्टॉप करता है, उसको कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट, यानी इसको हिंदी में कहते हैं अंतिम बिंदु। या जिस पॉइंट से कोई वस्तु चलना शुरू करता है उसको ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन, यानी इसको मूल बिंदु कहते हैं। और जिस बिंदु पर जाकर के कोई वस्तु अंत करता है वहाँ पे एंड पॉइंट बोलते हैं। एंड पॉइंट, इसको अंत बिंदु कहते हैं। अंत बिंदु। या जिस पॉइंट से कोई वस्तु चलना शुरू करता है उसको टेल कहते हैं, यानी पूंछ कहते हैं। और जहाँ पे अंत करता है उसको हेड कहते हैं, यानी सिर कहते हैं। तो ये पूंछ और सिर समझाने के लिए भले इस तरह बताया जा रहा है, आपको फिजिक्स के बुक्स में भी मिलता है, लेकिन इसको जो है ये पशु पक्षी की भाषा हमें लगता है, इसलिए आप स्टैंडर्ड भाषा का इस्तेमाल करें तो आप इसको इनिशियल पॉइंट या ओरिजिन बोलेंगे। जिस बिंदु से आप चलना शुरू करते हैं, जहाँ चल के अंत करते हैं, उस बिंदु को हम लोग टर्मिनल पॉइंट या एंड पॉइंट बोलेंगे। ठीक है। अब जो है इसको अगर हम लोगों को दर्शाना हो, है ना, तो इसे दर्शाने के लिए हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह से साइन का इस्तेमाल करते हैं, आइए आपको उसको भी हम बताते हैं यहाँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए बी, या इसके ऊपर एक एरो का चिन्ह देंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर ए बी। इसको क्या पढ़ेंगे? वेक्टर ए बी, है ना। यानी कि जो एरो है इस एरो को पढ़ते हैं वेक्टर ए बी। इसका अर्थ हुआ कि कोई वस्तु ए से चलना शुरू किया है और बी पर अंत किया है। अगर हम इस तरह से लिखें बी ए, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर वी ए। इसका मतलब है कि कोई वस्तु बी से चलना शुरू किया और ए पर जाकर के अंत किया है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में वेक्टर ए बी को वेक्टर बी ए के बराबर नहीं कह सकते हैं, है ना। ये सही है कि ए से बी तक की दूरी और बी से ए तक की दूरी बराबर है, परंतु इसके दिशा भिन्न भिन्न है। इसके दिशा क्या है? डिफरेंट है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, इसे हम लोग इक्वल नहीं कह सकते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको ओरिजिन मान लें, ए को ओरिजिन माने, तो ए से आप चले 5 किलोमीटर, मान लीजिए कि ए से बी तक की दूरी 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर आप दूरी चले बी पर, है ना। तो आप ए बी की दूरी आपका कितना हो गया? तो 5 किलोमीटर हो गया, अगर इसको मूल बिंदु माने, ओरिजिन माने। तो अगर बी से कहें कि इधर अब उल्टा चलिए, तो आप बी ए की दूरी को क्या बताएंगे? तो -5 किलोमीटर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसका दिशा विपरीत हो चुका है, क्योंकि दूरी कभी निगेटिव नहीं होता है, इसको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, ये ओरिजिन है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 1 यूनिट है, तो इतना ही दूर पीछे बढ़ने पर -1 होता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ दिशा है, इसके साथ डायरेक्शन है। इसी प्रकार यहाँ पे आपका अगर ए बी इक्वल टू, है ना, वेक्टर ए बी इक्वल टू यहाँ पे 5 अगर है, तो वेक्टर बी ए इक्वल टू आपका क्या है? तो वेक्टर बी ए इक्वल टू -5 है, यानी कि इसका मॉडुलस यहाँ पे 5 है, इसका भी मॉडुलस 5 है, लेकिन दिशा विपरीत के चलते यहाँ पे माइनस में बता रहा है, जिसके चलते हम लोग कहेंगे ए बी और बी आपस में इक्वल नहीं है। इसकी चर्चा आगे हम लोग नेगेटिव वेक्टर में भी आगे करेंगे, लेकिन आपको इतना ध्यान में रखना है कि किसी भी परिस्थिति में, है ना, ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं है।
क्योंकि ये दोनों को बराबर करना हो तो इसके लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं वेक्टर ए बी इक्वल टू माइनस वेक्टर बी ए, यानी माइनस लगा देंगे तो उसको उलट देंगे तो उसके बराबर हो गया। यानी किसी वेक्टर को उलटते हैं तो उसमें माइनस लग जाता है। क्यों लग गया? ताकि आप जो है ओरिजिन से 5 किलोमीटर दूरी, जैसे ओरिजिन से 5 किलोमीटर पूरब की तरफ आप बढ़े थे और फिर अब वहाँ से पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो वो दूरी आपको नेगेटिव में दिखाना होता है। इसी कारण से किसी भी वेक्टर को अगर उलटते हैं तो उसमें माइनस का साइन लग जाता है, ये बराबर होता है। इसी कारण से कभी भी ए बी और बी आपस में बराबर नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे तो अब इसमें हम लोग समझेंगे टाइप ऑफ वेक्टर्स। क्या समझेंगे? टाइप ऑफ वेक्टर्स यानी सदिशों के प्रकार। इसमें सबसे पहले हम लोगों को समझना है कोलिनियर वेक्टर्स। क्या समझना है? कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, तो इसको डिफाइन किया गया है कि 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर, यानी 2 या 2 से अधिक वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर्स कहा जाता है इफ़ दे आर पैरेलल टू सेम लाइन ऑफ सपोर्ट, यदि वे सेम लाइन ऑफ सपोर्ट के पैरेलल हो, है ना। इसी को जो है हिंदी में लिखे हैं संरेख सदिश। जब 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स दिए गए हों और वे सभी एक ही रेखा के पैरेलल हो, यानी कि एक ही लाइन ऑफ सपोर्ट के पैरेलल हो, तो उसे कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एच 1 नंबर में आपको बताते हैं, यहाँ पे एक लाइन दे दिए, है ना, और इसमें जो है बहुत सारे हम लाइन सेगमेंट इस तरह से बना दिए, ए बी सी डी ई एफ जी, इस तरह से इसका नाम दे दिए। इसका डायरेक्शन ऐसे दे दिए, इसको ऐसे दे दिए, ऐसे दे दिए, इस तरह से दे दिए, इस तरह से दे दिए, इस तरह से दे दिए। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर ए बी, क्योंकि ए से चलना शुरू किया, बी पर अंत किया। इसको वेक्टर बी सी नहीं पढ़ेंगे, इसको वेक्टर सी बी पढ़ेंगे। इसको वेक्टर डी सी पढ़ेंगे, क्योंकि डी से चलना शुरू करके सी पर अंत किया। इसको पढ़ेंगे वेक्टर डी ई, वेक्टर ई एफ, फिर पढ़ेंगे वेक्टर जी एफ। ठीक है, अब जो है जितना भी इसमें वेक्टर है वे सभी के सभी यहाँ देखिए एक ही लाइन के पैरेलल है। अगर एक इसके हम ए बी के पैरेलल एक लाइन खींचे तो ए बी के पैरेलल ही सब जितना वेक्टर है सबका सब वेक्टर है, इसीलिए इस सब को हम लोग बोलेंगे यह क्या है, तो कोलिनियर वेक्टर है। तो नोट में हम लोग याद रखेंगे कि जब 2 वेक्टर्स कोलिनियर हो, है ना, तो एक वेक्टर को लेमडा इंटू दूसरा के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ लेमडा क्या है, तो लेमडा कोई स्केलर है और लेमडा का मान कोई रियल नंबर है ना। तो जब 2 वेक्टर कोलिनियर हो तो एक वेक्टर को लेमडा इंटू दूसरा के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि जो ए से बी है इसके पोजीशन वेक्टर को इस तरह से वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी इस तरह से करके दर्शाया जाता है ना। तो जैसे मान लीजिए कि ए से बी तक की दूरी 2 मीटर है और फिर बी से सी तक की दूरी अगर ए भी 2 ही मीटर है तो इसका दिशा पूरब की तरफ है, इसका दिशा पश्चिम की तरफ है। तो आप लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू माइनस, अब वेक्टर बी क्योंकि इसका 2 इकाई है तो ये माइनस लगा दिए, तो माइनस बता दिया कि विपरीत दिशा में है, इसका भी 2 इकाई है। अगर कोई दुगुना है तो माइनस इसमें 2 इंटू हो जाता है इतना, है ना। इसलिए कभी भी जब 2 वेक्टर कोलिनियर हो तो उसे एक वेक्टर को लेमडा इंटू दूसरा के रूप में लिख सकते हैं। इस फार्मूला को याद रखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। क्या देखेंगे? नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। तो ये देखिए क्या है, 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, यानी 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स को नॉन कोलिनियर वेक्टर्स कहा जाता है इफ़ दे आर नॉट पैरेलल टू सेम लाइन ऑफ सपोर्ट, यदि वे एक ही लाइन ऑफ सपोर्ट के पैरेलल नहीं हो। इसी को हिंदी में नोट किए हैं असंरेख सदिश। जब 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स दिए गए हों और वे सभी एक ही रेखा के पैरेलल नहीं हो तो उसे नॉन कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका एक वेक्टर आपका ऐसे दिया गया है ए बी, है ना, दूसरा वेक्टर जो है आपका यहाँ से दे दिया गया है सी डी। अगर हम ए बी के पैरेलल यहाँ पे कोई लाइन खींचें तो ए बी के पैरेलल हम यहाँ लाइन खींचें एल, तो आप देखिए तो क्या इस एल के पैरेलल इस सी डी है, तो नहीं है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये दोनों वेक्टर जो है नॉन कोलिनियर वेक्टर है, यानी कोलिनियर नहीं है। यानी
एक ही लाइन के पैरेलल यदि दोनों हैं तो कोलिनियर, एक ही लाइन के पैरेलल दोनों नहीं है तो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स उसे कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, 2 or more than 2 vectors are given in same plane that is called कोप्लेनर वेक्टर्स। यानी एक तलीय सदिश कोप्लेनर वेक्टर को हिंदी में कहते हैं जब 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स दिए गए हों और वे सभी एक ही प्लेन में स्थित हों तो उसे कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं, है ना। जब 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स दिए गए हों और वे सभी एक ही प्लेन में स्थित हो तो उसे कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आपका बोर्ड, वाइट बोर्ड हो गया आपका ये वाला जो हम फिगर बनाए, या मान लीजिए कि आपके कॉपी का पेज हो गया। तो इसमें हम कितना ही वेक्टर खींच दें, एक वेक्टर ये भी खींच दिए, या आप ऐसे भी दिखा सकते हैं इसके ऊपर ऐसे डायरेक्शन दे करके वेक्टर ये भी ऐसे लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर हो गया, है ना। इधर हम डायरेक्शन दे दिए CD, ऐसे डायरेक्शन दे दिए EF। तो इसमें जितना भी वेक्टर खींचे हैं वे सभी के सभी आपके बोर्ड पर है या आपके पेज में है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे ये सब का सब एक ही प्लेन में स्थित है, तो इसलिए क्या है, कोप्लेनर वेक्टर है। ठीक है, तो फिर से एक बार दोहराते हैं, जब 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स दिए गए हों और वे सभी एक ही प्लेन में स्थित हो तो उसे कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को समझना है नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। क्या समझना है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। यानी 2 or more than 2 vectors are given in different plane that is called non coplanar vectors। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स दिए गए हों और वे सभी भिन्न भिन्न तल में स्थित हो, यानी एक ही तल में स्थित नहीं हो तो उसे नॉन कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। आइए इसको हिंदी में भी लिखें, आपको बतावें। अनेक तलीय सदिश इसको बोलते हैं। जब 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स दिए गए हों और वे सभी एक ही प्लेन में स्थित नहीं हो तो उसे नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अब यहाँ फिगर बताते हैं, फिगर से हम लोग की बात और स्पष्ट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया एक प्लेन, है ना, यहाँ एक प्लेन हो गया, इसमें जो है एक वेक्टर है आपका AB, यहाँ पे एक दूसरा प्लेन है इस तरह से, यानी एक पेज में एक वेक्टर AB है, दूसरा पेज में आपका दिया गया है यहाँ पे वेक्टर CD। यहाँ पे एक तीसरा आपका कोई प्लेन है इस तरह से, और इस प्लेन में यहाँ पे दिया गया है वेक्टर XY। तो यहाँ पे तीनों जो है अलग अलग पेज में 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, इसलिए इस तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे, अनेक तलीय सदिश यानी नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। एक बार फिर से दोहराते हैं, जब 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स दिए गए हों और वे सभी एक ही प्लेन में स्थित नहीं हो, एक ही तल में स्थित नहीं हो तो उसे नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पैरेलल वेक्टर्स। क्या देखेंगे, पैरेलल वेक्टर्स। तो 2 or more than 2 वेक्टर्स are called parallel vectors if they are parallel to each other। यानी कह रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स को पैरेलल वेक्टर्स कहा जाता है यदि वे एक दूसरे के पैरेलल हो। इसी को हिंदी में नोट किए हैं समांतर सदिश। जब 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स दिए गए हों और वे सभी एक दूसरे के पैरेलल हो तो उसे पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। जैसे में आप यहाँ देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट में आपको दे दिए हम यहाँ पे AB, इसकी दूरी 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और यहाँ पे दे दिया आपका PQ, इसकी दूरी 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं। दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, इसका लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल है, यानी कि ये वेक्टर पैरेलल है। फिर दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हो गया AB और यहाँ पे हो गया आपका CD, है ना। ये भी आपका 10 मीटर है, ये भी आपका 10 मीटर है, विपरीत दिशा में है तो भी हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, पैरेलल वेक्टर है ना। तीसरा नंबर में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे है एक आपका XY, इसका डायरेक्शन पूरब से पश्चिम की तरफ है, और यहाँ पे है आपका LM, इसका आपका जो है पश्चिम से पूरब की तरफ है। ये नहीं देखना है कि ये वाला बराबर है कि नहीं है। मान लीजिए कि ये 100
मीटर है और ये 10 मीटर है, कोई बात नहीं है। इसके लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल हैं, यानी कि ये पैरेलल वेक्टर है। तो एक बार और आपको स्मरण करा दूं कि 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स दिए गए हों और वे सभी एक दूसरे के पैरेलल हो तो उसे पैरेलल वेक्टर कहते हैं। पैरेलल वेक्टर को 2 भागों में बांटा गया है ना। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। एक को हम लोग बोलते हैं लाइक वेक्टर्स यानी समदिश सदिश, और दूसरा को बोलते हैं अनलाइक वेक्टर यानी असमदिश सदिश। तो आइए हम लोग लाइक वेक्टर को समझते हैं कि लाइक वेक्टर क्या है। तो पैरेलल वेक्टर्स आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स, यानी पैरेलल वेक्टर्स को ही लाइक वेक्टर्स कहा जाता है इफ़ देयर्स डायरेक्शन आर सेम, यदि उनका डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, है ना। यानी कि समदिश सदिश पैरेलल वेक्टर को ही लाइक वेक्टर कहा जाता है यदि उनके डायरेक्शन समान हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक वेक्टर आपका दिया गया ए बी और दूसरा वेक्टर यहाँ पे है आपका सी डी, है ना। ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, दोनों पैरेलल है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी ये लाइक वेक्टर है। दूसरा जो है यहाँ पे हो गया आपका पी क्यू, ये 10 मीटर है, और यहाँ पे हो गया आपका आर एस, ये 3 मीटर है, कोई बात नहीं है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी कि ये जो है क्या है, लाइक वेक्टर है। ठीक है, लाइक वेक्टर को भी 2 भागों में बांट दिया गया है ना। कौन कौन से भाग इसके हो गए, तो इसका पहला भाग को हम लोग बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर्स, यानी पैरेलल वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स, या आप ये भी कह सकते हैं लाइक वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स इफ देयर डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड आर सेम, यदि उसके दिशा और परिमाण बराबर हो, है ना। समान सदिश यानी पैरेलल वेक्टर को ही इक्वल वेक्टर कहा जाता है यदि उनके डायरेक्शन एवं मैग्नीट्यूड समान हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक वेक्टर है ए बी और यहाँ पे दूसरा वेक्टर है सी डी, है ना। अगर ए 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर जाना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये दोनों जो है इक्वल वेक्टर है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे वेक्टर ए इक्वल टू आपका देते हैं, जैसे ए का पोजीशन वेक्टर हम दिए 2i + 3j + 4k, आगे आपको आई जे के क्या लिख रहे हैं आगे आपको सब बताएंगे यूनिट वेक्टर में, ऐसा हम एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा रहे हैं। बी इक्वल टू आपको दिया गया है xi + yj + zk, ठीक है। तो ये दोनों को अगर कहेंगे कि इक्वल है, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल है तो इसका मतलब है कि इसका कंपोनेंट, रेस्पेक्टिव कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए। जैसे i का कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट के बराबर यानी x का मान 2 होना चाहिए, y का कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट के बराबर यानी y का मान 3 होना चाहिए, z का k का कोफिशिएंट k के कोफिशिएंट के बराबर यानी कि z का मान 4 होना चाहिए, तब जाकर के दोनों वेक्टर को इक्वल वेक्टर कहेंगे। अगर इसमें से कोई 2 बराबर है या तीसरा बराबर नहीं है तो उसको हम लोग कहेंगे कि इक्वल वेक्टर नहीं है। यानी 2 वेक्टर बराबर हैं तो उसका रेस्पेक्टिव कंपोनेंट भी बराबर होना चाहिए, तब उसको हम लोग बोलेंगे क्या है, तो वो इक्वल वेक्टर है। इसके बाद में आपका आता है अनइक्वल वेक्टर्स, है ना। तो पैरेलल वेक्टर्स आर कॉल्ड अनइक्वल वेक्टर इफ देयर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर नॉट सेम, यानी कि असमान सदिश। तो पैरेलल वेक्टर को ही अनइक्वल वेक्टर कहा जाता है यदि उनके डायरेक्शन एवं मैग्नीट्यूड समान नहीं हो। जैसे तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपका एक वेक्टर दिए हम ए बी 10 मीटर, फिर यहाँ पे सी डी 8 मीटर, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है पर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इसलिए इसको इक्वल वेक्टर नहीं कहेंगे। सेकेंड नंबर में पी क्यू 10 मीटर, आर एस 10 मीटर, लेकिन इसका डायरेक्शन अलग अलग है, तो हम लोग कहेंगे कि यह क्या है, अनइक्वल वेक्टर है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड सेम है पर इसका डायरेक्शन सेम नहीं है। फिर तीसरा नंबर में आप देखिए, ये हो गया आपका 10 मीटर, XY
और ये हो गया आपका पूरब से पश्चिम की तरह जा रहा है, और ये हो गया 5 मीटर। जेड एम यहाँ पे इसका नहीं तो मैग्नीट्यूड इक्वल है, नहीं तो डायरेक्शन इक्वल है, तो भी इसको कहेंगे क्या, इक्वल वेक्टर नहीं है। ठीक है। अगर इसको हम लोग ऐसे लें कि a इक्वल टू तो 2i प्लस 3j आप प्लस 4k, आप b इक्वल टू तो 2i माइनस 3j आप प्लस 4k। तो यहाँ i का कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट के बराबर है, k का कोफिशिएंट k के कोफिशिएंट के बराबर है, लेकिन यहाँ j का कोफिशिएंट बराबर नहीं है, वो प्लस में है, ये माइनस में है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों अनइक्वल वेक्टर है, यानी कि a और b आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों का आता है अब बी नंबर में अनलाइक वेक्टर। तो आइए हम लोग समझते हैं अनलाइक वेक्टर क्या है। तो अनलाइक वेक्टर यानी कि पैरेलल वेक्टर्स आर कॉल्ड अनलाइक वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स को ही अनलाइक वेक्टर्स कहते हैं इफ़ देयर्स डायरेक्शंस आर डिफरेंट, यदि उनके डायरेक्शन अलग अलग हो। असमदिश सदिश इसको हिंदी में बोलते हैं। पैरेलल वेक्टर को ही अनलाइक वेक्टर कहा जाता है। पैरेलल वेक्टर को ही अनलाइक वेक्टर कहा जाता है यदि उनके डायरेक्शन समान नहीं हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक वेक्टर आपका जा रहा है AB और ये 10 मीटर है, दूसरा वेक्टर है आपका CD, ये भी 10 मीटर है लेकिन डायरेक्शन में भिन्न भिन्न है। या हो सकता है कि AB हो गया आपका 5 मीटर या PQ हो गया 5 मीटर और XY हो गया आपका 10 मीटर। कोई बात नहीं है, पैरेलल है और इसके डायरेक्शन केवल देखना है, डायरेक्शन इसका डिफरेंट है, इसका मतलब है कि ये अनलाइक वेक्टर है। डायरेक्शन सेम है, पैरेलल वेक्टर में डायरेक्शन सेम, तो लाइक है, पैरेलल वेक्टर में डायरेक्शन डिफरेंट तो अनलाइक वेक्टर। इसके एक और भाग होता है अनलाइक वेक्टर में ही, जिसको हम लोग नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। व्हेन टू वेक्टर्स आर, है ना, व्हेन टू वेक्टर्स आर इक्वल, पैरेलल एंड अपोजिट डायरेक्शन, देन आइदर वन वेक्टर इज नोन एज नेगेटिव वेक्टर। यानी हम कहना चाहते हैं ऋणात्मक सदिश को कि जब दो सदिश बराबर समांतर और विपरीत दिशा में हो तो उनमें से किसी एक सदिश को, किसी एक वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर माना जाता है। यानी मान लीजिए कि आपका एक वेक्टर इस तरह से दिया है, एक ही लाइन ऑफ सपोर्ट है, ये हो गया O A B। जितना O से A तक की दूरी है 5 मीटर, तो O से B तक की दूरी भी आपका 5 मीटर है ना। लेकिन कोई वस्तु क्या होता है कि एक ही समय में चलना शुरू करता है, O से चलना शुरू करता है A की तरफ जाता है, और एक O से चलना शुरू करता है B की तरफ जाता है, या विभिन्न समय में भी चलता है। अगर एक ही पॉइंट से चलता है, सेम एक ही लाइन में चल रहा है, एक पूरब की तरफ गया, एक पश्चिम की तरफ गया, तो इसमें से किसी एक को नेगेटिव वेक्टर मानते हैं, है ना। यानी कि वेक्टर OA इक्वल टू लिखेंगे माइनस वेक्टर OB। ठीक है, वेक्टर OA इक्वल टू हो गया माइनस वेक्टर OB, क्योंकि इसका डायरेक्शन अलग है। या सेकेंड नंबर में आप समझिए कि अगर एक वेक्टर आपको यहाँ पे दिया गया AB, है ना, एक वेक्टर दिया गया AB, तो AB तो आप यहाँ खुद देख रहे हैं कि AB इक्वल टू इतना है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं वेक्टर AB इक्वल टू, यहाँ जैसे आप BA लिखेंगे तो इसमें माइनस लगा देंगे, क्योंकि A से चलना शुरू किए थे आप B की तरफ, है ना। तो A से चलना शुरू किए B की तरफ, यानी कि A से B की तरफ आपको डायरेक्शन यहाँ मालूम है, इसलिए हम लोग इसको लिखे हैं AB। लेकिन अगर इसको BA लिखना चाहते हैं, उल्टा लिखना चाहते हैं, तो जब भी डायरेक्शन उल्टा होगा तो उसमें माइनस लगा देते हैं। ये माइनस बताता है कि डायरेक्शन उल्टा है, और प्लस में है इसका मतलब है कि ये सीधा है। जैसे मान लीजिए कि हम आपको एक और यहाँ तीसरा एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं कि यहाँ वेक्टर PQ आप खींच के दिखाइए। तो PQ खींच के दिखाने का मतलब है कि आप क्या करेंगे, एक इस तरह से लाइन खींचेंगे, एक तरफ P एक तरफ Q, और पहले P है बाद में Q है, तो P से Q की ओर आप डायरेक्शन दे देंगे, है ना। तो P से Q की ओर, तो यानी कि हो गया वेक्टर PQ। अगर आपको हम कहें कि वेक्टर माइनस PQ हमको लिख करके दिखाइए,
तो भी आपको काम यही करना है, एक लाइन खींच दिए, एक तरफ P एक तरफ Q लिख दिए, है ना। यह भी यहाँ पे हम डायरेक्शन नहीं दिए, ये समझिए डायरेक्शन नहीं है, एक तरफ P और एक तरफ Q लिखे। और यहाँ क्या है, तो P से Q की तरफ यहाँ पे दिया गया है P से Q की तरफ, लेकिन इसमें क्या है, माइनस लगाया है। तो ये माइनस बता रहा है कि P से Q नहीं, Q से P की तरफ इसका डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या है, Q से P की तरफ डायरेक्शन है। ये माइनस यही बता रहा है कि ये उल्टा हो गया है, P से Q नहीं होके Q से P है, अब P से Q लिखा गया है, इसलिए इसमें माइनस लगाया गया है। आई बात समझ में। यानी किसी भी वेक्टर को उलटते हैं तो निगेटिव वेक्टर प्राप्त हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। इसके बाद अब हम लोगों को समझना है यूनिट वेक्टर। क्या समझना है, यूनिट वेक्टर। तो देखिए यूनिट वेक्टर क्या है, तो मॉडुलस ऑफ विच वेक्टर आर यूनिटी इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स एंड यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए इज डिनोटेड बाई ए के ऊपर कैप, है ना। यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड एक्सेस इज डिनोटेड बाई आई जे एंड के रेस्पेक्टिवली। यानी कह रहे हैं कि जिस वेक्टर का मॉडुलस 1 हो, मॉडुलस ऑफ विच वेक्टर इज आर यूनिटी, जिस वेक्टर का मॉडुलस 1 हो, है ना, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। एंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यानी वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर को इज डिनोटेड बाई ए कैप से डिनोट किया जाता है। साथ ही यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सेस, एक्स वाई और जेड एक्सेस के यूनिट वेक्टर को क्रमशः आई यानी एक्स के दिशा में जो यूनिट वेक्टर होगा उसे आई कैप, वाई के दिशा में यूनिट वेक्टर होगा उसे जे कैप, और जेड के दिशा में जो यूनिट वेक्टर होगा उसे के कैप, इसको कैप पढ़ा जाता है, से डिनोट किया जाता है। इसी को हिंदी में नोट किया है एकांक या मात्रक सदिश, एकांक सदिश या मात्रक सदिश। तो जिस सदिश का मापांक, मापांक माने मॉडुलस, मैग्नीट्यूड, एकांक होता है, एकांक माने 1 होता है, उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। तथा वेक्टर ए के, इसको पढ़ेंगे, वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर को ए कैप से सूचित किया जाता है एवं एक्स वाई तथा जेड अक्षों पर के यूनिट वेक्टर को क्रमशः आई जे तथा के से सूचित किया जाता है। आइए इसको हम लोग जैसे में समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आपका यहाँ से एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन है, यहाँ से इस तरह से गया एक्स एक्सिस। बिल्कुल यहाँ से अगर लंबवत हम लोग ऊपर खींचते हैं तो इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, और इसी पर लंबवत एक लाइन इस तरह से हम लोग खींच देते हैं, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं, जो इस तरह से खींच देंगे इसको जेड एक्सिस। लेकिन इसको दिखाने के लिए हम किस तरह से, तो ऐसे इसको दिखाते हैं और यहाँ नोट करते हैं जेड। यानी आपको ये समझना है कि सब क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो एक्स अक्ष की दिशा में जो यूनिट वेक्टर है उसे आई कैप से, वाई की दिशा में जो यूनिट वेक्टर है उसे जे कैप से, और जेड की दिशा में जो यूनिट वेक्टर है उसे के कैप से डिनोट किया जाता है। और एक्स वाई जेड एक्सिस जो हम लोग दे रहे हैं वो कहीं से भी दे सकते हैं, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, जैसे एक्स वाई जेड। या इसको एक्स मानेंगे तो ये वाई जेड हो जाएगा, इसको एक्स मानेंगे तो ये एक्स तो वाई तब जेड हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि मान लीजिए कि यहाँ कोई वेक्टर ए है, तो इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, 5, 10, 20, 25 कुछ भी हो। अब इसी के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर दें, इसको ऐसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड, दोनों तरफ खड़ी पाई देंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ ए। आगे आपको बताएंगे कि मॉडुलस ऑफ ए क्या है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो अगर किसी वेक्टर में उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दें, है ना, जैसे 5 में 5 से डिवाइड कर दें, तो दिशा तो वही है, हम पूरब की दिशा में गए 5 किलोमीटर, अगर 5 से डिवाइड किया यानी कि पूरब की दिशा में गए 1 किलोमीटर, 1 यूनिट गए, तो इसी को यूनिट वेक्टर कहते हैं। और ए के यूनिट वेक्टर को ए कैप से डिनोट किया जाता है। तो इस फार्मूला को याद रखेंगे कि ए कैप कभी भी निकालना, ए कैप मतलब ए का यूनिट वेक्टर था, कभी भी ए का यूनिट वेक्टर निकालना हो या किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उस वेक्टर के मॉडुलस से उसी वेक्टर में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। या अगर वो वेक्टर निकालना हो तो इतना बाई 1 करके अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो एक वेक्टर निकालना हो तो ये हो जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ ए इंटू ए कैप, मॉडुलस ऑफ ए इंटू ए कैप। ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देते हैं कि ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओरिजिन हो गया, एक्स हो गया और यहाँ वाई हो गया।
ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी 1 2 और 3, यहाँ पे ए है, 1 2 यहाँ पे बी है। आपसे कहें कि वेक्टर ओ ए बताइए, तो वेक्टर ओ ए का मतलब हुआ, जिस तरह यहाँ वेक्टर ए का मतलब हुआ ए का मॉडुलस इंटू ए के दिशा का यूनिट वेक्टर, तो यहाँ हो गया ओ ए का मॉडुलस वेक्टर ओ से ए तक की दूरी आई इंटू ओ ए की दिशा का यूनिट वेक्टर। तो दिस इम्प्लाई वेक्टर ओ ए का मतलब हो गया ओ से ए तक की दूरी क्या है, तो 3 है। आई इसके दिशा का यूनिट वेक्टर, तो एक्स अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो आई कैप, है ना। तो इसलिए यहाँ पे आई कैप लगा देंगे, तो वेक्टर ओ ए का मान हो गया आपका 3 आई कैप। अगर पूछें कि वेक्टर ओ बी बताइए, है ना, यहाँ पे एंड वेक्टर ओ बी बराबर, तो वेक्टर ओ बी का भी मतलब यही हुआ कि ओ से बी तक का दूरी यानी इसका मॉडुलस और ओ बी के दिशा में यूनिट वेक्टर। तो ओ से बी तक का दूरी हो जाएगा आपका, तो ओ से बी तक का दूरी यहाँ 2 इकाई है, तो ये हो जाएगा 2, और वाई अक्ष है तो वाई अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर जे होता है, तो ये हो जाएगा 2j। तो इसको हम लोग कहेंगे वेक्टर ओ बी का मान हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट, यानी कि जीरो वेक्टर, या इसको हम लोग नल वेक्टर भी कहते हैं। तो मॉडुलस ऑफ विच वेक्टर इज जीरो, डेट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर एंड इज डिनोटेड बाई वेक्टर जीरो के ऊपर एरो, या इसको ए वेक्टर ए या वेक्टर बी या वेक्टर सी भी कहते हैं, है ना। कह रहे हैं कि शून्य सदिश क्या है, था जिस सदिश का मापांक यानी मॉडुलस शून्य होता है उसे जीरो वेक्टर कहते हैं, तथा इसे वेक्टर जीरो के ऊपर एरो, है ना, यानी वेक्टर जीरो या वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी से सूचित किया जाता है। अब वेक्टर ए वेक्टर बी का अर्थ क्या है, वेक्टर सी का अर्थ क्या है, तो आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप पॉइंट ए से चलना शुरू किए, यानी आगरा, हम ये को आगरा मान लें कि आप आगरा से चलना शुरू किए, है ना, और आप बी पर पहुंच गए यानी भोपाल पहुंच गए। फिर भोपाल से आप चलना शुरू किए और चंडीगढ़ पहुंच गए, चंडीगढ़ से आप चलना शुरू किए और दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली से चलना शुरू किए आप यहाँ हरियाणा पहुंच गए, और फिर हरियाणा से चलना शुरू किए और आप आगरा पहुंच गए। यानी आप चले थे किस पॉइंट से, ए से, अभी आप रुके कहाँ हैं, तो ए पर, तो इसीलिए ए से ए तक की दूरी क्या है, तो जीरो है, इसीलिए इसको जीरो वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है को इनिशियल वेक्टर्स। क्या आता है, को इनिशियल वेक्टर्स। तो 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स, यानी 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स को को इनिशियल वेक्टर्स कहा जाता है। इफ़ दे हैव सेम इनिशियल पॉइंट, यदि उनके पास सेम इनिशियल पॉइंट हो, यानी एक ही बिंदु से वे निकलते हों। इसको हिंदी में सह आदिम सदिश कहा जाता है। जब 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स दिए गए हों और उनका इनिशियल पॉइंट एक ही बिंदु हो, तो उसे को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पॉइंट ओ है, ओ से एक व्यक्ति चले और ए पर चले गए, दूसरा आदमी ओ से चला और बी पर चला गया, तीसरा आदमी ओ से चला और सी पर चला गया, चौथा आदमी ओ से चला और डी पर चला गया, पांचवा आदमी ओ से चला और ई पर चला गया, छठा आदमी ओ से चला और एफ पर चला गया। तो इसमें जितने भी वेक्टर्स दिए गए हैं वे सभी का इनिशियल पॉइंट एक ही बिंदु है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। क्या कहते हैं जी, को इनिशियल वेक्टर्स। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे पोजीशन वेक्टर। क्या समझेंगे, पोजीशन वेक्टर। तो देखिए, द वेक्टर विच शो ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन डेट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, है ना, यानी कि स्थिति सदिश। तो उस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर माना जाता है जो ओरिजिन की अपेक्षा, यानी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी बिंदु को प्रदर्शित करता है, यानी किसी बिंदु को डिनोट करता है, सूचित करता है। जैसे मान लीजिए कि आपका ही हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओरिजिन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पे एक पॉइंट है ए, तो यहाँ हम ओरिजिन से जब इसको मिला देंगे तो जो यहाँ पे वेक्टर हम लोगों का ओ ए है, तो इस वेक्टर ओ ए को कहेंगे पोजीशन वेक्टर
इसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ, है ना। यानी इसे हम लोग कहेंगे ओ ए क्या है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ। अगर यहाँ पे कोई आप पॉइंट पी ले लें और ओरिजिन से आप उस पी को मिला दिया जाए, है ना, तो यहाँ पे ओ पी को क्या कहेंगे, वेक्टर ओ पी को हम लोग कहेंगे कि बिंदु पी का पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है। इसी तरह से कितना हो पॉइंट आप ले करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। और आपके स्क्रीन पे कुछ ही सेकंड में एक ट्यूटोरियल आएगा जिसमें हम 10.1 का एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 10.1 का सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया हूँ। सो आप उस ट्यूटोरियल को अंत तक जरूर देखिएगा। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में